सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रेमपाल जी फॉर सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। राइट। क्योंकि स्पीकर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कोई लिसनर्स नहीं है, और आपने वो मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू फर्स्टली। थैंक यू सो मच। अभी अचानक से आपने मुझे कॉल किया और कहा कि आ जाओ रोहित। यस। ऑल्दो आपने मुझे कुछ दिन पहले बता दिया था कि मैं आपको एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट करूंगा, बट कहते नहीं है वो ऊपर वाला कभी देता है तो गिफ्ट अचानक दे देता है, तो आज आपने छप्पड़ फाड़ के अचानक ही गिफ्ट दे दिया मुझे। थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि मेरी इसमें एंट्री कैसी हुई, मेरा शुरुआत का एक्सपीरियंस क्या है, तो मेरी जो एंट्री हुई है उसमें मेरे बेटे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेरी फैमिली का। क्योंकि कहते हैं जब इंसान के जीवन में जब समस्या आती है ना, ये प्लेटफॉर्म दो तरह की कैटेगरी में लोगों को जल्दी समझ में आएगा। या तो जिसके जीवन में समस्या बड़ी है, या तो जिसके जीवन में सपना बड़ा है। ठीक है ना। और बीच वाले जो कैटेगरी में होते होंगे वो आपको बहाने देंगे कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए और मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन जिनके पास समस्या बहुत बड़ी है और जिसका सपना बहुत बड़ा है, वो व्यक्ति कारण ढूंढ लेंगे, और अदरवाइज बाकी सारे बहाने ढूंढ लेंगे। ठीक है ना। तो मेरे पास समस्या बहुत बड़ी थी, जिसकी मैं अगर बात करूं मेरे घर में मेरे बेटे से रिलेटेड। क्योंकि मेरा बेटा जब बोर्न हुआ था तो ब्रेन को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से पूरी बॉडी के फंक्शन उसके डिले हो गए थे। सीपी का एडवांस केस था, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें बच्चों को ये सारे चैलेंजेस रहते हैं। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, समझना, वेदर चेंज होते उसे नेबुलाइजर पे रखना, और कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज बहुत ज्यादा रहता था, और एनएस में कैप्सूल डाले जाते थे तब जाके वो फ्रेश हो पाता था। तो 7 साढ़े 7 साल तक ये मैं चैलेंज फेस करता था। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड has recommended me such a wonderful solution in the form of Veta। तो उसने मुझे जब शेयर करा कि रोहित, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो तू चैलेंज फेस कर रहा है उससे तू ओवरकम हो सकता है। तो मैंने कहा किस फॉर्म में है। कह रहा है पानी की फॉर्म में है। एक जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में आई है, जिसके थ्रू अगर एक व्यक्ति इस पानी को ड्रिंक करता है इसके थ्रू, तो काफ़ी सारे हेल्थ इंप्रूवमेंट्स होते हैं। तो वो मुझे बेसिकली एक सेमिनार में लेके गया था, और वहाँ पर मैंने इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली थी। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि पहली शख्सियत जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, इंटरेक्ट की थी, वो मिस्टर उपदेश मलिक जी थे, जो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे थे। वेरी गुड। राइट। तो उपदेश मलिक जी को मैंने पहली बार कैंगन का ये डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए देखा था। और प्रियंका मैडम जो थी वो वहां पर थी, जो दिल्ली के हिल्टन होटल में आई हुई थी। तो वो मुझे वहां लेके चला गया, और ये भी साथ में शेयर करा कि एक बहुत ही जबरदस्त, ये वेलनेस में बहुत बड़े लेवल पे एक प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदल बदल सकता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में। तो वहां पर मैंने बैक टू बैक पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन उनका अटेंड किया, और फिर बाद में उन्होंने फाइनेंशियल के ऊपर भी बात करी। और जब खत्म हो गया तो दोबारा से उनका एक दिन में 2 सेशन थे, तो मैंने दोबारा भी अटेंड किया। और फिर बाद में अटेंड करने के बाद मुझे, मतलब जैसे लगा कि जैसे एक जीवन में जिसके कभी कोई अंधेरा सा होता है, तो एकदम अचानक से कोई बत्ती जला देता दिमाग की। तो 2 वजह से बत्ती जल गई थी। एक तो हेल्थ का सोल्यूशन मिल गया, दूसरे उन्होंने जब अपनी इनकम्स दिखाई लास्ट मोमेंट पे, तो रियल मायने में दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक है ना। 50 लाख रुपीज एंड अबव सारी इनकम्स थी इस वक्त, उस मंथ, उस टाइम में, 5 6 साल पहले की बात। तो उस रियली में, मतलब अब आप सोच सकते हो कि रियल मायने मेरा हाल क्या हो रहा होगा। ठीक है ना। क्योंकि मुझे एक सोल्यूशन मिल गया था, वो भी परमानेंट सोल्यूशन। ठीक है ना। अब ये तो बात तय है। अब मैं एक्चुअली क्या है कि रात भर में, लोग कभी कभार क्या होते हैं, कहते हैं मैं सोचकर बताऊंगा, जनरली लोग ये कहते हैं, लेकिन वो रात को सोचते नहीं है, वो रात को सो जाते हैं। ठीक है ना। तो मैं रच सही बताऊं तो मैं रात को सो ही नहीं पाया। मैं अपनी एक तरफ बेटे की तरफ देख रहा हूँ तो मेरे अंदर अलग विचार आ रहे हैं, मदर की तरफ देख रहा हूँ तो अलग विचार आ रहे हैं, फादर की तरफ देख रहा हूँ तो अलग विचार आ रहे हैं, वाइफ की तरफ देख रहा हूँ तो अलग विचार आ रहे हैं, फिर अपनी तरफ देख रहा हूँ तो मेरा लाइफ क्या है, मैं, वो विचार आ रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग थॉट प्रोसेस आ रहे थे। और मतलब अपने आप से अंदर ही अंदर सवाल चल रहे थे कि मैंने
मैं किसी का पति भी बैठा हुआ हूँ, किसी का पुत्र भी हूँ और किसी का पिता भी हूँ। तो ये विचार चल रहे थे। अब उस परमात्मा ने मुझे जो ये रोल दिए हैं, पति का, पुत्र का, पिता का, तो मैं उनको घोड़ा, गाड़ी, बंगला, शोहरत, दौलत तो बहुत दूर की बात है, एक वो पानी भी नहीं पिला सकूंगा जिसमें जीवन है। तो रियल मायने में कैसा मैं पति हूँ, कैसा मैं पुत्र हूँ, कैसा मैं पिता हूँ? ये सवाल अपने आप से चल रहे थे प्रेमपाल जी, किसी के लिए नहीं थे, क्योंकि उस वक्त तो मेरा परिवार सो रहा था, सही बताऊं तो। ठीक है ना। जनरली क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति जाग जाते हैं और कुछ व्यक्ति बस सोए रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दो तरह की दुनिया होती है। एक वो दुनिया है जो सोचती रहती है, सोचती रहती है, सोचती रहती है, सोचती रहती है, कुछ करती नहीं। दूसरी जो करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, सोचती नहीं मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ पहुंचूंगी। ठीक है ना। ये दोनों कैटेगरी कहीं पहुंचते नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैंने रात भर सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं करा जा रहा हूँ, करा जा रहा हूँ, करा जा रहा हूँ, बट मैं कहीं पहुंचा ही नहीं, मैं रियल मायने में कहीं नहीं पहुंचा। अगर मैं अपने परिवार को एक बेटर लाइफ ही नहीं दे पाया, ठीक है ना, तो मुझे लगता है सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या है कि मैक्सिमम पीपल दे बहुत सारे टास्क करते हैं, बट ट्रू मायने में अगर देखें, अपने परिवार के जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। बट जिस चीज से उनका जीवन जुड़ा है उसको बेहतर करने के लिए वो कुछ भी नहीं करते। जैसे एक बच्चा को जैसे यहाँ पर काफी सारे पेरेंट हैं, तो वो अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाते हैं। फर्स्ट से लेकर 12th स्टैंडर्ड 12 साल, ग्रेजुएशन 15 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन 17 साल, नर्सरी एलकेजी यूकेजी 20 साल। 20 साल में उन माँ बाप के 20 लाख रुपए कम से कम लगते हैं और बच्चे के 20 साल लगते हैं। बट क्यों? अगर हम सवाल करें उस पेरेंट से, तो जवाब आएगा उनके बेहतर जीवन को, उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए माँ बाप 20 लाख रुपए लगा देते हैं। बट उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए माँ बाप ने 20 लाख लगा दिए, 30 लाख लगा दिए, 40 लाख लगा दिए, बट जिसके द्वारा उसका भविष्य बनेगा वो उसका शरीर है, उसके लिए वो कुछ लगाता ही नहीं है। ठीक है ना। बहुत अलग बात है, एकदम शानदार बात बोली है। तो एक्चुअली ट्रू मायने में ना, बहुत सारे मैंने माँ बाप देखे हैं, वो अपने गोल अचीव, पेरेंट है, गोल अचीव करना चाहते हैं। मैं 3 साल में ये गोल अचीव करूंगा, मैं 5 साल में ये गोल अचीव करूंगा, मैं 10 साल में गोल अचीव करूंगा। बट जिसके द्वारा गोल अचीव होना है उनका शरीर, उसका कोई गोल ही नहीं होता। ये भी अपने आप में एक मुद्दा है, सोचने वाली बात है। बहुत सारे सवाल चल रहे थे, सच बताऊं तो मैं आपको प्रेमपाल जी, मतलब ऑलमोस्ट मैं रात सो ही नहीं पा रहा था। ठीक है ना। पहले अपने आप को शक्ल देख रहा हूँ, मैं पिता भी हूँ, पुत्र भी हूँ, शीशे के सामने काफी देर तक खड़ा। ठीक है ना। पिता भी हूँ, पुत्र भी हूँ, पति भी हूँ, लेकिन अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था, उस प्रोडक्ट को देने की चाह भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल अलाउ भी नहीं कर रहे। तो मेरे पास ना समस्या उस वक्त ना बहुत बड़ी थी, क्योंकि जिस बहुत बड़ी, मतलब मेरे लिए उस वक्त मैं बहुत बड़े डेप्थ में भी था, अच्छे वाले, और मेरे पास पैसे की वाकई में बहुत अच्छी वाली कमी थी। तो उस वक्त मेरे पास जो समस्या थी, लोग इसको वजह बना लेते हैं ना करने की, मैंने इसको कारण बना लिया करने का। तो दो तरह की मैंने समझता हूँ कि जब भी कभी किसी व्यक्ति के पास जिस चीज की समस्या है, उसको उसी की वजह बनानी चाहिए करने की। अगर धन की समस्या है तो वही वजह है कि मुझे क्यों करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्किल नहीं है, बात करने का टैलेंट नहीं है, तो उसको उसकी वजह बना लेनी चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को क्यों उसे चूज करना चाहिए। ठीक है ना। अगर किसी के पास समय नहीं है, आई डोंट हैव अ टाइम, बंदे बहुत सारे बोलते हैं, तो अगर रियल मायने में उससे पूछें कि जिस काम को वो कर रहा है और कब तक करता रहेगा, जब तक करता रहे, कब ऐसा वक्त आएगा कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके वो अपने परिवार को 1 महीने के लिए कहीं लेके चला जाए, तो सवाल आएगा कभी नहीं आएगा वो। तो इतना ज्यादा बिजी रहना, ये हमारी अचीवमेंट है या प्रॉब्लम? अगर जवाब आए कि ये हमारी प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसको वजह बना लेनी चाहिए। तो उसी तरीके से मैंने भी, मेरे पास जो समस्या थी मैंने उसको वजह बनाया। मैंने कहा
अपने आप से ना 2 सवाल करेंगे, और वजह भी पता है किस लेवल पे बनानी है? वजह बनानी है कि लाइफ टाइम की मैंने एक वजह बनाई। मैं एक्चुअली पानी की तरफ ऐसे देख रहा था, और मैं अपने आप से एक सवाल कर रहा था। पहला सवाल, रोहित शर्मा, तुझे पानी कब तक पीना है? तो जवाब आया, जब तक जिंदा है तब तक पीना है। दूसरा सवाल, जिंदा पिएगा तू या मरा हुआ पानी पिएगा? तो मैंने कहा यार, रियल मायने में जिंदा पानी पीना है। और जिंदा पानी कौन सा होता है, अभी भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख कर आ रहा हूँ जिसमें वो 3 गुण होते हैं, ठीक है ना। और मरा हुआ कौन सा पानी है, वो तो मैं पिला रहा हूँ अपने परिवार को, ठीक है ना। तो ये तो निर्णय हो गया कि ये पानी है, जब तक जिंदा हूं तब तक पीना है, ठीक है ना। और जिंदा पानी पीना, मरा हुआ पानी नहीं पीना। अब दूसरा सवाल आता है, रोहित शर्मा, क्या ये संभव है कि तू मौन अवस्था में चला जाए, तुझे कभी बोलने की जरूरत ही ना पड़े? तो मैं कहूंगा ऐसे कैसे संभव है? ग्रस्त जीवन हूं, तुझे बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक जिंदा हूं तब तक बोलना पड़ेगा। तेरे बोलने की ये जो शक्ति परमात्मा ने तुझे दी है और सबको दी है, तेरे बोलने से किसका जीवन तू बदल रहा है? ये सवाल तू अपने आप से पूछ। तो जवाब आया, किसी का नहीं। हाँ, उसके काम में वैल्यू ऐड कर सकता हूं मैं। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई काम कर रहा है किसी भी तरह का, वो उसके काम में वैल्यू ऐड कर रहा है, लेकिन लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकता मैं। तो रियल मायने में फिर जवाब आया कि जब तक तूने बोलना है, जब तक जिंदा है तब तक तुझे बोलना है। और तू बोलकर किसी की लाइफ को बदल सकता है। ये वो प्रोडक्ट भी है और ये वो प्लेटफॉर्म भी है। तो ये दोनों सवालों के जब जवाब मुझे एकदम सटीकता पे मिल गए ना, तो उसके बाद मैंने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया कि अब मुझे ये प्रोडक्ट को चूज करना है और इस प्लेटफॉर्म को चूज करना है। लेकिन एक दुविधा थी, बहुत बड़ी दुविधा थी कि मेरे घर में जो मेरे फादर है ना, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसलिए कि इसका प्राइस अच्छा नहीं है। एक वक्त की बात है, जिस वक्त हिमपाल जी, जब मैं किसी प्रीवियस कंपनी में काम करता था, एक एमएनसी कंपनी थी, उसके अंदर मैंने एक अच्छी खासी इनकम बनाई। और उस मंथ में मेरा अच्छा पे आउट बना, तो मैं अपने फादर के लिए शू लेकर आया था, जूते लेकर आया था हर्ष पब्लिस के। तो लगभग 5,000 रुपये करीब उसकी कॉस्ट थी। तो मैंने पापा को ऐसे ही बोल दिया, पापा जूते लेकर आऊँ आपके लिए। तो पापा के कितने के हैं? मैंने ऐसे ही बोल दिया 500 रुपये के। पापा ने हाथ पकड़ा ऐसे करके और ऐसे ऐसे रखवाया अपने सर पे, अब कितने के हैं? तो जब मैंने प्राइस बताया ना प्रेमपाल जी, तो रात के 2 बीड़ी के बंडल खत्म हो चुके थे उस टेंशन में। अब पापा कहते, तुझे मैं ड्राइवरी करने वाला व्यक्ति 300 रुपए की दिहाड़ी करता, तो 5,000 रुपए के जूते लेकर आ गया। मतलब ये समझ लो, वो जूते पड़े नहीं थे बस मेरे, बाकी सब कुछ हो गया था बातों से। क्योंकि ना हर बच्चे की ख्वाहिश होती है अपने माँ बाप को एक बेटर लाइफस्टाइल देना, लेकिन उनका माइंडसेट अलो नहीं कर पाएगा। अब मुझे ना वो पल याद आ गया था। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 5,000 रुपए का जूता नहीं बना पाया, 3 लाख रुपए की पानी की मशीन कैसे पानी पिलाऊंगा? तो मेरे माइंड में थॉट आ रहा था। मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करवाया अपने परिवार को, लेकिन परिवार को दिखाने के बाद फिर बाद में मैंने पीरागढ़ी में, मतलब तकरीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 15-20। मैंने कहा पापा बस दिखाना है, तो ये पानी को हम लेकर आएंगे, हमने कौन सी खरीदनी है मशीन। तो मैंने रिलैक्स कर दिया उनको, और वहां से मैं फ्री में पानी लेकर आया और गया, लेकर आया और गया, लेकर आया और गया। तो लगभग ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चालू रहा, ताकि पापा को लगे हाँ यार पानी तो लेकर आ रहा है, बस फ्री में तो लेकर आ रहा है। लेकिन माइंड में ना, मेरे माइंड में आया, पापा एक काम करते हैं। कहते क्या? मैंने कहा पापा ये बंदा है, वो कह रहा है कि ना 3,000 रुपये रेंटल पे ना मशीन मिल जाएगी। कहते अच्छा, 3,000 रुपीज, 100 रुपये पर डे पड़ता है, घर में 5 बंदे हैं, 20 रुपये एक बंदे का पड़ेगा। तो क्यों ना बेसिकली ये मशीन हम रेंटल पे ले लेते हैं। तब 20 रुपये एक बंदे का तो पड़ रहा है, हम घर में लाके लाइव वाटर तो पियेंगे, अनलिमिटेड भी है, सारी यूज करेंगे। तो पापा ने माइंड कंसीव कर लिया, हाँ यार चल 3,000 रुपये का रिस्क ले लेते हैं। रिस्क की तो भी कह रहे 3,000 रुपये का रिस्क। मैंने कहा चलो ठीक है। उस सिचुएशन में हमने मशीन इंस्टॉल कर दी। 6 महीने के अंदर मेरे बेटे की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। पहला, उसका जो यूरिन बहुत ज्यादा येलो आता था, स्मेल आती थी, उसमें चेंजेस आए। दूसरा, उसके क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज रहता था, एनएस में कैप्सूल आने पड़ते थे, वो डालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। 6 महीने में लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, समझना, ये सब इम्प्रूव हो गया था।
मम्मा का भी बीपी शुगर हाई था, वेट हाई था, वेरिकोस वेन्स का इश्यूज था, उसमें बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूवमेंट हुआ। इवन शुगर लेवल भी 400 से 233 पे आ गई थी। और 6 महीने में जो 8 mm की स्टोन थी बिना ऑपरेशन के रिमूव हुई। पापा का भी लीवर फैटी था, ड्रिंक करने के लिए मना किया हुआ था। तो जब इससे इससे ड्रिंक किया तो पापा को उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट मिली। तो पापा ने फिर बोला 6 महीने बाद एक काम करते हैं, मशीन ले ही लेते हैं, थोड़ा तो बंदोबस्त कर, थोड़ा मैं कर लेता हूँ। उस वक्त मैंने पापा को सच बता दिया। पापा ये मशीन में 6 महीने पहले ले चुका था। अब फिर दोबारा पापा ने दबा के सुनाई तो थी, लेकिन कहते चल कोई बात नहीं, तूने डिसीजन सही लिया है। तो यहाँ से प्रेमपाल जी मशीन की एंट्री समझ पा रहे हो कि कितने स्ट्रगल से एंट्री करी होगी मशीन की। लोग पर सोच कि, रोहित जी, जो मुझे लगता है ना, इस कंसेप्ट में एंटर कर पाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस था, मतलब एक हाँ, बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी सफलता है। तो बिल्कुल सही है कि रियल मायने में ऐसा नहीं था मैं मशीन लेकर भी आ जाऊं ना, लेकिन मेरे पापा जिद की वजह से पानी पियेंगे नहीं, वो मुझे पता है। और कभी कभार ना जो बच्चे होते हैं वो गलतियां क्या करते हैं, अपने माँ बाप को दिखाते हैं और उनसे सलाह लेते हैं कि रियल मायने में ये ले, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनमें होती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती। एक नया आइडिया, नया प्रोडक्ट, नया कंसेप्ट, वो उस एरिया में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती है उस एरिया में। ठीक है ना। अब आप सोच के देखिए, 3.25 लाख रुपए की पानी की मशीन, सवाल महंगाई का नहीं है, सवाल यह है कि उनकी आंखों ने किसी के घर में एक पानी की मशीन 3.25 लाख रुपए की देखी नहीं है। तो एक्चुअली बात प्राइस की नहीं है, बात उनकी आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, तो उनका माइंड कंसीव कैसे करेगा ये चीज, सोचो कोई भी नई इन्वेंशन को। सवाल ये है, लोग बोलते हैं कि ना इसमें जो चैलेंज आता है वो बहुत बड़ा, वो है मनी का, नहीं, वो माइंडसेट का चैलेंज आता है। क्यों हम लोगों को इवेंट में लेके जाते हैं, उसकी वजह क्या है? इवेंट में लेके जाने की वजह यह है कि जब एक व्यक्ति को आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन घर में दिखाते हो, तो आपने सिर्फ 3.25 लाख रुपए का पानी, वो 3.25 लाख रुपए की एक पानी की मशीन का बीज डाला है। 3.25 लाख रुपए का पानी की मशीन है जिसके द्वारा आप एक हेल्थ अचीव कर सकते हो और करवा सकते हो, वो बीज डाला है। लेकिन वो बीज अंकुरित तब होता है जब उसको माहौल दिया जाता है, खाद, पानी और सूर्य का प्रकाश। और वो खाद, पानी और सूर्य का प्रकाश देने का काम जो करता है वो इवेंट करता है। जब इंसान इवेंट में अपने व्यक्ति को लेके जाता है, तो वो खाद, पानी और सूर्य का प्रकाश जब उस बीज को मिलता है, तो वो बीज अंकुरित होता है और वो पौधा बनता है। फिर वो बेसिकली पौधे से पेड़ बनता है, फिर वो पेड़ देकर फल देता है। आप देख लेना, जो भी व्यक्ति अपने व्यक्तियों को इवेंट तक नहीं पहुंचा पाए, उनके पास बीज है लेकिन अंकुरित नहीं होंगे। और जो इन्वायरमेंट बेस नहीं है। या माहौल नहीं बना ना, जिस बीज को माहौल ही नहीं मिला, वो अंकुरित होगा तो होगा कैसे? आप ये सोच के देखिए। इसीलिए मैक्सिमम लोगों की टीम नहीं है, वो आईडीज है। लोग उसको टीम मान लेते हैं, वो आईडीज है। क्यों वो आईडी है? क्योंकि वो सिर्फ बीज है। अगर उन बीजों को संभाला जाए, उन बीजों के साथ संभाला, यानी कि उनके साथ कनेक्टिविटी डेवलप करी जाए, इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 3A है, उसके साथ 10 बंदों की टीम है, 4A है, उसकी 20 बंदों की टीम। अगर वो व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ एक दिन एक कप चाय पीता है, तो 10 बंदों के साथ निपट गए। एक 30 बंदों की टीम है, एक बंदे के साथ एक दिन, चाहे फोन पे या वैसे घर पे लाइव चाय पी ली, तो 30 दिन में 30 बंदे निपट गए। उस सिचुएशन में उसने अपने बंदों के साथ इमोशंस को जोड़ा। जो व्यक्ति अपने लोगों के साथ इमोशनली अटैच्ड होंगे, उनकी ग्रोथ होना स्वाभाविक है। अब होता क्या है, ऊपर जो लीडर है वो अपनी टीम के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, इसलिए इसकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन इसकी ग्रोथ क्यों नहीं होती? क्योंकि ये व्यक्ति अपने टीम के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। दैट इज अ रीजन। हाँ, इसकी वजह से इसको थोड़ा सफर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके रैंक डिले हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा। अब इस व्यक्ति को बॉटम में जाकर बेसिकली वो वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी फाइनेंशियल लेवल पे भी सफरिंग होती है। ठीक है ना।
लेकिन अगर ये वाले व्यक्ति ने इसके साथ इमोशन डेवलप करे थे और ये वाले व्यक्ति ने अपने टीम के साथ इमोशन डेवलप करते कनेक्टेड, तो सबके प्रमोशंस की स्पीड बढ़ जाती, राइट और रॉन्ग? सो सम टाइम यू नो व्हाट हैपन, हमारे पास जब समय होता है, खाली समय होता है, उस समय को हम यूज करने की जगह वेस्ट ज्यादा करते हैं। हमें ना कुदरत ने कुछ ऐसे हीरे दे दिए, सोच के देखिए, जिस भी बंदूक की 3A है या 4A या 5A है, उसे अपने आप से एक सवाल करना है, मैंने खुद डायरेक्टली कितनी मशीन सोल्ड आउट करी? तो जवाब आएगा 3, 4, 5। तो बाकी बाकी उस ईश्वर ने आपको एक गिफ्ट के रूप में बहुत सारी चीजें दी हैं, ठीक है ना? बट अगर हम उस चीज के प्रति शुक्रगुजार नहीं है, तो वो कब हमसे वो छीन लेता है, हमें खुद भी नहीं पता लगता, आया ना? इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे नेटवर्क में काबिल लोगों का आना ये किस्मत की बात है, लेकिन उनको संभाल कर रख पाना ये हमारी काबिलियत पर निर्भर करता है, ठीक है ना? तो अगर आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे आए हैं, उनके साथ अगर आप इमोशंस से कनेक्टेड होंगे, तो जब कभी आप उन्हें फोन करते हैं तो वो व्यक्ति 100% उस इवेंट में आते हैं। समटाइम मेरी टीम मुझसे बोलती है कि सर आप एक काम करोगे, मेरे पास आते हैं, सर आप एक कॉल कर लो, आपके कॉल करने पे डेफिनेटली वो व्यक्ति आ जाएगा, मेरे कॉल पे नहीं आएगा। तो इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहा है कि आप इमोशंस ट्रांसफर कर पाते हैं, मैं इमोशंस ट्रांसफर कर ही नहीं पा रहा। और इमोशन ट्रांसफर कैसे होते हैं? इमोशन ट्रांसफर होते हैं जब हमारे अंदर एक गिविंग का एटीट्यूड होता है। हमारी भावनाओं में जब तक एक देने का भाव है, कहते हैं जब आप अपने नेचर को नेचर के इक्वल कर लेते हैं, तो आप एक डिफरेंट क्रिएचर बन जाते हैं। दोबारा बोलूंगा, ध्यान से सुनना, गहराई है। आप अपने नेचर को नेचर के इक्वल कर लेते हैं, तो आप एक डिफरेंट क्रिएचर बन जाते हैं। अपना नेचर यानी अपना स्वभाव नेचर के इक्वल, प्रकृति के स्वभाव के जब हम एकदम समान कर लेते हैं, तो हमारा सम्मान होना स्वाभाविक है। आपने देखा होगा, एक डोर नॉकिंग के ऊपर एक लेडी आती है, लड़की, और वो क्या बोलती है, इतने से इतने साल तक के बच्चे हैं आपके यहाँ, पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली नॉकिंग करती है। आपने कभी उसके नॉकिंग करने का कॉन्फिडेंस देखो, उसकी आंखों की चमक देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, क्या होता है नॉकिंग करने के दौरान? उसको डर क्यों नहीं होता? क्यों नहीं डर होता? क्योंकि उसे पता है जो मैं दे रही हूँ मेरी उसकी जरूरत है। लेकिन अगर उसी के हाथ में कोई सर्फ रख दिया जाए, चाय पत्ती रख दी जाए, कोई कोई प्रोडक्ट रख दिया जाए, तो नॉक करने से पहले उसे टाइम भी देखना है, नंबर प्लेट भी देखनी है, पता नहीं होता। ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि उसे पता है अब मैं जो नॉक कर रही हूँ वो मैं देने का नहीं, लेने का। सिर्फ भावनाओं में कितना सा बदलाव आते ही जी, मैं इस बात से सब एक बार और थोड़ा गहराई में के माध्यम से समझना और समझाना चाहता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों को अभी इस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता है, तो जिससे कि वो लोगों को इसके बारे में बता नहीं पा रहे, मैं राइट? जैसे हाँ कि जी, पोलियो की ड्रॉप है, वो किसके पास मिलेगी? उस लेडी के पास ही मिलेगी जो ऑथराइज्ड है, जो डॉक्टर ने, हमारी WHO ने या हमारी गवर्नमेंट ने भेजा है, राइट? वैसे ही कैंगन तो किसी के पास है ही नहीं, कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा। तो कैंगन यदि आपके पास में है, तो आप कितने कॉन्फिडेंस से उसको लेकर के जा रहे हो, कितने चमक के साथ उसको नॉक कर रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बता रहे हो। ये प्रॉब्लम आपका बाद में, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं कि आपको चीज क्या मिल गई है, राइट? बस यही कहना था। ओके, कुछ सवाल है तो पूछना चाहो तो पूछो। नहीं, कुछ सवाल? सवाल नहीं है। मैं ये मैसेज यही देना चाहता था, जैसे पोलियो उसके पास है, पोलियो की दवाई उसके पास है और वो ऑथराइज्ड है, ऐसे ही कैंगन आपके पास है, जिसके यहाँ पर नॉक कर रहे हो, चाहे वो 100 करोड़ रुपए का आदमी, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का आदमी है, चाहे वो कॉमन आदमी है, उसके पास कैंगन नहीं है, आपके पास कैंगन है साथियों। अब एटीट्यूड से उसको देने की भाव लेकर के जा रहे हो, दैट इज मैटर। अब लोगों को तो पता ही नहीं है, लोगों को लगता है पानी है तो पानी लेकर के जा रहा हूँ, तो पानी की जैसी उसकी भावना रहती है। तो ये आपने जो लाइन बोली ना, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज मिला है कि आपको कैंगन को खुद पहले समझना पड़ेगा, तभी आप किसी को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, काफी सारे लोग ना अपने ऊपर कम और दूसरों पर ज्यादा विश्वास कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते, कभी भी नहीं। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जब मैंने इस प्रोडक्ट को
इनिशिएट कर रहा था, तो मैंने भी जिस डॉक्टर से मैं अपने बच्चों को दिखाता था, तो मैंने रैंडमली डॉक्टर से ऐसी एडवाइस ले ली। तो जब डॉक्टर से मैंने बात करी इस वाटर मशीन के रिगार्डिंग, तो उसने जो मुझे जवाब दिया, अक्सर वो जवाब आपको भी सुनने को मिलेगा। और वो जवाब था, रोहित जी, अगर ये पानी की मशीनों से सेहत ठीक होने लग जाए, हेल्थ मिल जाए, तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, डॉक्टर की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना, इसका काम है प्रोडक्ट को बेचना, लोगों के जीवन में मिथ को क्रिएट करना, और फिर बाद में अपना माल बेचना। और आप जैसे पढ़ा लिखा इंसान इन चीजों पे जाएगा, मुझे नहीं ऐसा लगता। एक्चुअली क्या है कि मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मुझे ना उसका ज्ञान नहीं चाहिए था, मुझे समाधान चाहिए था। इसीलिए मुझे ना एक्सेप्ट नहीं करी उसकी एडवाइस। लोग क्या करते हैं इस सिचुएशन में, 99% लोग कहेंगे कि मैंने अपने पैसे को बचा लिया, लेकिन बचाने के बाद क्या उन्हें सोल्यूशन मिला? शायद नहीं, सोल्यूशन नहीं मिला। वो भूल जाते हैं कि मैंने जो उससे बात करी थी, मुझे सोल्यूशन चाहिए था। तो मैंने जानते उससे एक सवाल किया, डॉक्टर साहब से एक सवाल, कि उसकी बोलती एकदम बंद हो गई थी। मैंने सवाल किया, सर रीस्ट्रक्चर आयनाइज्ड वाटर के बारे में आपकी नॉलेज क्या है, दैट आई वांट टू नो। वो एकदम साइलेंट हो गया, कहता नहीं ऐसा तो नहीं, मुझे कुछ खास मालूम नहीं है। मैंने कहा जो मालूम है वो जानना चाहता हूँ। तो फिर बाद में वो उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैंने बोला, कभी इस वाटर को एक्सपीरियंस करने का सौभाग्य मिला आपको? अभी वो एकदम साइलेंट, कहता अभी भी नहीं, मैंने नहीं मिला। मैंने कहा जो भी आपने कहा ना, आई डोंट हैव अ बिलीव। बिलीव का बेस दो चीजों से जुड़ा है, एक नॉलेज और दूसरा एक्सपीरियंस। अब इसको मैं अपनी बदकिस्मती कहूं कि वो दोनों में से आपके पास एक भी नहीं है। सॉरी, आई कांट टेक योर एडवाइस। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके फेस पे कहा था। जीवन में एक बात याद रखना, सलाह लेना बुरा नहीं है, बट देने वाला उस एरिया में कितना काबिल है। अगर हम बिना जाने सलाह ले रहे हैं तो देने वाले सब देते रहेंगे, लेकिन उसमें हम अपनी कितनी विवेक को यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड हम पर करता है। ठीक है ना? इसीलिए ना एक चीज ध्यान रखना, देन आई अपग्रेडेड माई सेल्फ। फिर मैंने किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक पढ़ी, और मैंने वो जो चैप्टर है वो पढ़ा, वाई वाटर, पानी क्यों। तो उसके लिए हमें एक बुक पढ़नी चाहिए जिसमें आपको 46 रीजंस मिलते हैं। 46 रीजंस वाई वाटर का आपको आंसर मिलता है उसमें। यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, जिसमें आपको ये समझ में आएगा 46 रीजन वाई यू नीड टू ड्रिंक वाटर। वाई यू नीड टू ड्रिंक आयोनाइज्ड वाटर, देन किलिंग कैंसर नॉट पीपल का वो चैप्टर 33 पढ़ना है। ठीक है ना? जिससे आपको समझ में आएगा वाई यू नीड टू ड्रिंक आयोनाइज्ड वाटर, and why you need to drink ionized water in the form of Kangen water or in Energy company, that is also you will come to know। जब तक ये तीन सवाल के जवाब आपको ना मिले ना, why water, why ionized water, why Kangen water, कोई फायदा नहीं है। आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे और आपको रियल मायने में लगा के जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि ना आप अपने मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, दे आर मोर फोकस्ड टू अपग्रेड देयर लेवल 1A to 2A, 2A to 3A, 3A to 4A, 4A to 5A, लेकिन वो एक जगह फंस जाएंगे बड़ी बुरी तरह, इफ दे आर नॉट अपग्रेडिंग देयर मेंटल लेवल। ठीक है ना? मेंटल लेवल इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द लेवल। ठीक है ना? अदरवाइज क्या है कि नेटवर्क तो आ जाएगा बट संभालने की कला नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने सीनियर से बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं ना, उनको संभाल जाना चाहिए, क्योंकि जब कभी नेटवर्क बनेगा ना, और नेटवर्क बनने के बाद वो व्यक्ति आपको पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? तो इसीलिए हमें अपने आप को घिसना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने विश्वास को बढ़ाना, अपने आप को कर्मठ बनाना, अपने अंदर सेवा भाव रखना, और अपने अंदर एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखना, ये चारों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और इसको मैं एक क्या कहते हैं, मेरे पास समय कितना है सर? मैं अभी 5 मिनट के अंदर फिनिश कर दूं? जी जी जी, आपका ही टाइम है सर आज। अच्छा, क्योंकि मुझे टाइमिंग का थोड़ा सा रहता है ना, कि रियल मायने में, पाँच क्योंकि मिनट मैं में अगर कुछ लोगों के क्वेश्चन भी रहेंगे, आप और क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कितना है मुझे जानना जरूरी है। आप अपनी 5 मिनट में करिए ना बात पूरी, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे साथियों के, क्योंकि ठीक है, आपने बहुत
सारे पर्सनली बहुत सारे फैन हैं, तो सारे लोग ठीक है, गुस्सा करेंगे तो मेरे को, बात नहीं कराएंगे। एक काम करता हूँ मैं ना, क्योंकि ना अगर मैं पूरा बात करने आ जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपके किसी के सवाल है, उन सारे सवालों के अंदर जो आपके अंदर चल रहे होंगे, एक स्टोरी शेयर करता हूँ। हो सकता है ये स्टोरी आप सबकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे वैल्यू ऐड कर दे। और ये स्टोरी मतलब ये लगा लो, अगर जब कोई बंदा ये बोलता है ना कि मेरे जीवन में मेरे पास बहाने बनाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये रीजन है, मैं ये गरीब हूँ, मैं खाली हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये स्टोरी उस व्यक्ति को सुना देना। और ये स्टोरी सुनाने के बाद उसके सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? तो एक स्टोरी है, अपना 100% फोकस कर लीजिए इस स्टोरी के ऊपर। इस स्टोरी का नाम है मरे हुए चूहे की स्टोरी। स्टोरी का नाम है मरा हुआ चूहा। एक गांव से एक पर्सन जाता है मुंबई में कि मैं कुछ पैसा वैसा बनाने के लिए कुछ काम वाम करूंगा वहां पे और पैसा बनाऊंगा बढ़िया। लेकिन वो उस सपने को लेके जाता है, और वहां जाता क्या है, जैसी ट्रेन से बाहर आता है और क्या देखता है कि उसका बैग ही चोरी हो गया। उसके अंदर उस जिस जगह जाना था उसका पता था, उसके पैसे थे, उसके कपड़े थे, सब कुछ था उसके अंदर। ठीक है ना? यहाँ तक कि उसका मोबाइल, सब कुछ। उसके पास कुछ भी नहीं रहा, एकदम वो शून्य हो गया। अब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, और वो बैठता है एक पार्क के अंदर। पार्क के अंदर बैठ रहा है और अपनी किस्मत के बारे में विचार कर रहा है कि यार मेरे साथ कुदरत ने ऐसा क्यों किया, समझ नहीं आया मुझे। बैठे ही हुआ था तो अचानक से बहुत बड़ा एक सफल एक बिजनेसमैन आता है एस क्लास मर्सिडीज बेंज में अपने सेक्रेटरी के साथ में। तो वहां पर वो धूप सेकने के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहता है चलो एक काम करते हैं, हमारे पास समय है, थोड़ा धूप सेकते हैं, बात करते हैं। तो वो उस पार्क के अंदर बैठते हैं और आपस में वो बातें कर रहे होते हैं, और वो जो बंदा है वो उसके पीछे बैठा होता है बेंच पे। ठीक है? अब वो जो बातें कर रहे होते हैं आपस में, तो सेक्रेटरी एक सवाल करता है, सर एक मन में एक जिज्ञासा है। वो कहता है क्या? आपने एकदम जीरो से एकदम टॉप पर पहुंचे हैं, क्या ये बेसिकली आपके बाप दादाओं का पास में था या फिर आपने खुद क्रिएट करा? वो कहता है कि मैंने जीरो से शुरू करके यहाँ तक पहुंचा हूं। तो कहता है कि अगर कोई सीक्रेट अगर आपका है तो आपका सीक्रेट क्या है? तो जानते हैं वो सीक्रेट क्या कहता है? कहता है मेरा जो सीक्रेट है यहाँ तक पहुंचने का, वो एक है। पहला सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट वो ये है कि मुझे 100% विश्वास है कि मैं कामयाब होने के लिए बना। ये पहला सीक्रेट है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मेरा विश्वास हमेशा जिंदा रहे कि मैं कामयाब होने के लिए बना। दूसरी बात, उसके लिए मैं कर्मठ होना चाहिए, कामचोर नहीं होना चाहिए, ये दूसरी बात ध्यान रखनी। तीसरी बात, कर्मठ के साथ हमारे अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए। ज्यादातर इंसान मेवा पे ज्यादा फोकस करता है, सेवा एक बीज होता है और मेवा उसका एक वृक्ष क्रिएट होता है। बिना बीज के वृक्ष नहीं बन सकता, तो बिना सेवा के मेवा वाला यानी कि नहीं हो सकता। और चौथा, उस व्यक्ति के अंदर शुक्रगुजार होना चाहिए उस परमात्मा का, ठीक है ना, कि उसने बेसिकली हमें मानव जीवन दिया। ये एक भाव होना चाहिए और हर एक पल में शुक्रगुजार। ऐसी बातें करके वो अचानक से फोन आता है और वो चला जाता है। ठीक है ना? उसके पहले ना वो एक काम पता है क्या बोलता है? वो कहता है कि आप मुझे एक एग्जाम्पल देके समझाओ। सेक्रेटरी क्या बोलता है? आप मुझे एक एग्जाम्पल देके समझाओ जो बातें आपने कही हैं। कहता है कि वो जो चूहा देख रहे हो मरा हुआ, वो जो चूहा है मरा हुआ, अगर एक व्यक्ति पैसा बनाना चाहता है तो वो मरे हुए चूहे को उठाकर निकले और अपने विश्वास से जो बोली बोलेगा वो उस बोली के अकॉर्डिंगली लोग उसे पे करें। कहते मरे हुए चूहे को उठाकर जो बोलेगा, बोली जितना चाहिए उसे उतना मिलेगा, उसे नीचे आने की जरूरत नहीं है, उसे उतना मिलेगा। अच्छा, क्या बात है। और वो इतनी बात बोल के फोन आ गया, निकल गया। और अब क्या हो गया? अब तो बेसिकली वो उसके पीछे बंदा बैठा हुआ था। अब वो उसको बेसिकली
कुछ खाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ काम नहीं है, लेकिन उसकी जो बातें हैं उसके दिमाग के अंदर एकदम जैसे इतनी है, एकदम ऐसे माथे पे चिपक गई। वो कहता है यार रियल मायने में अगर इसने बोला है सफल इंसान ने, तो रियल मायने में इसकी बात में दम है, मैं तो इसकी बात मानूंगा। तो मरे हुए चूहे को उठाता है और निकलता है। तो इसका कितना दाम चाहता है? यार मुझे काश इसका 1,000 रुपये मिल जाए। 1,000 रुपया इसकी बोली लगाता है और वो कहता है कि अब मैं इसको निकलता हूं। और जब वो निकल रहा होता है ये 1,000 रुपये चूहा बेचने के लिए, मरा हुआ चूहा ले लो, ताजा ताजा चूहा ले लो, ताजा ताजा चूहा ले लो, मोटा मोटा चूहा ले लो, है भाई साहब। पहले तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, दोपहर की गर्मियों के अंदर उसका मजाक उड़ रहा है, इतना मजाक उड़ रहा है, इतना मजाक उड़ रहा है। ऐसे ही हमारा मजाक उड़ता है शुरुआत में, बढ़िया वाला, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही शाम हो रही होती है, वहां पर पता है क्या होता है? एक बड़ी बड़ी बेंटले गाड़ी से एक बंदा निकलता है अपनी बिल्ली के साथ में, और उसकी बिल्ली नीचे आ जाती है और वो चूहे की तरफ देखती है और उसकी लाल टपकने लग जाती है। और वो कहती है, वो मतलब वो जा ही नहीं रही होती है। अब वो बंदा कहता है कि अरे यार इसे भी जाना है, मुझे तो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। वो कहता है अरे भाई चूहे दे, वो चूहा दे भाई से। कहता भाई मैं बेच रहा हूँ। अब यहाँ पर वो चूहा वाला बोलता है अबे मरा हुआ चूहा भी कोई खरीदता है? कह रहा है सर मेरे पास सिर्फ एक बचा है, बाकी तो बिक चुके हैं। यानी वहां पर वो अपने आप को लेट डाउन नहीं करता, वरना कहता है बेसहारा सोचते हैं ना कुछ लोग, नहीं, उसने अपने आप को व्यापारी सोचा। सर सारे बिक चुके हैं, एक आखिरी बचा हुआ है मोटा मोटा चूहा, ठीक है ना, आपने लेना है तो बताओ दाम दो। अरे भाई ले पकड़ 50 रुपए दे दे। कह रहा भाई साहब 1,000 रुपए का चूहा ही है। कह रहा पागल हो रहा है क्या, 1,000 रुपए का मरा हुआ चूहा को खरीदता है, साला जिंदा चूहा ने खरीदे। कह रहा है आप मत खरीदो, मर्जी है आपकी, हम तो ये बेच रहे, हमारा काम ही यही है। वो कहता चल 100 पकड़ ले। कहता नहीं भाई साहब 1,000 से 1 रुपए नीचे नहीं आएंगे। तो रियल मायने में वो थोड़ा सा आगे जाता है, उसकी बिल्ली जा ही नहीं रही। वो कहता है चल भाई तू एक काम कर 500 रुपए ले ले। भाई साहब 1,000 रुपए से नीचे 1 रुपए भी नहीं। और वो जा रहा होता है चूहा लेकर, वो पीछे जा रहा होता है और उसे खुंदक में चढ़ा, उन्हें 500 के 2 नोट निकाल के उसे मुंह पे मारे और कह रहे ले अब मुझे 1,000 रुपए दे। कह रहा भाई साहब व्यापारी हूं, हाथ में देने पड़ेंगे। यहां से एक लेसन समझ में आता है, वो नीचे झुका बेंटले वाला और उसने 500 के 2 नोट उठाए और उसके हाथ में रखा और मरा हुआ चूहा लेकर गया। यहां से एक चीज समझने को क्या मिलती है, उस बंदे ने क्या बोला था, भले ही मरा हुआ प्रोडक्ट था लेकिन उसका विश्वास नहीं मरा हुआ। पहली चीज, ये पहली चीज साबित हो गई, ठीक है ना। अब ये पहली चीज साबित होने के बाद, अब जानते हैं स्टोरियां खत्म नहीं होती है, यहाँ से रियल क्लाइमेक्स शुरू होता है। वो बेसिकली 1,000 रुपए का करता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग करते क्या है पैसों का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसा आता है खर्च, उस 1,000 रुपए के लोग को रहने की जगह देता है, होली के अंदर रहता है, और वहां पर कुछ चने हो गए, कुछ गुड़ हो गए, कुछ बेसिकली पानी मटका लिया, उसमें पानी वानी लिया, वो ले लिया। अब सुबह की बारी आती है, वो कहता है कि यार मुझे काम तो चाहिए। अब वो काम की तलाश के लिए सोच रहा है, वो एक किसी बाग में चला जाता है, जो फूलों का बाग होता है ना, वहां चला जाता है। जैसे ही वो फूलों के बाग में गया, सोचता है मुझे कोई काम मिल जाए, तो कहता है कि चलो ठीक है, मैं ना इन सभी व्यक्तियों को कम से कम एक सेवा भाव करता हूँ, इनको मैं गुड़ दूंगा, चना दूंगा और पानी पिलाऊंगा, क्या पता ये मुझे कोई काम दे दे। और कैन यू इमेजिन, उसने इस भावना से सबको सर्व किया। और उसने बोला यार आप, फिर उसे अच्छा लगे कि आप इतनी सेवा कर रहे हो यार, ऐसा क्या। उसने पानी पिलाया, उसने गुड़ खिलाया, उसने चने खिलाए। तो कहता कि मेरे साथ ये सिचुएशन बताता है, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। फिर वो चूहे वाली स्टोरी बताता है। उन्हें इतने अच्छे लगते हैं यार, बड़ा कर्मठ बंदा है। वो कहता है हम आपकी मदद तो नहीं कर सकते कोई काम से, लेकिन हम आपको फूल दे सकते हैं। वो इतने मोटे मोटे फूल देते हैं उसे, इतने मोटे मोटे फूल, खूबसूरत से फूल, सभी मिलकर इतने सारे फूल देते हैं। अब वो फूल लेकर कहाँ चला जाता है, मंदिर में चला जाता है। जब वो मंदिर में जाता है, वहां पर जो उसके सामने वाला बंदा बैठा है फूल वाला, वो उसके छोटे छोटे फूल, इसके मोटे मोटे फूल किसके बिकेंगे। और वो भी सेम भाव में बेच रहा है, क्योंकि उसके तो फ्री में ही थे, हैं, उसको तो पता नहीं था कैसे बेच रहा है, वो सेम भाव में बेचता है।
और उसके सारे फूल बिक जाते हैं और सामने वाले के फूल बिकते ही नहीं, बल्कि उसके सारे फूल बिक गए। अब होता क्या है, रात को वो पोटली बैंड के बढ़िया सा पैसा वैसा करके सो रहा होता है, और हैरानी की बात, रात को वो जो उसका सामने वाला बंदा है उसकी पोटली चुरा जाता है। अब ऐसी सिचुएशन आपके घर पास भी आएंगी, पल आएंगे, ठीक है ना। सुबह बेसिकली उठता है तो वो पंडित जी को देखता है, पंडित जी आपने मेरी पोटली देखी, यहाँ पर पैसे की थी। वो कहते हैं यार बेटा मैंने तो नहीं देखी तेरी पोटली। तो कहता है, फिर बाद में पता है क्या करता है कि उस पंडित को बताता है कि मैंने ये पैसे कैसे कमाए। फिर वही वाले चूहे वाली स्टोरी से लेकर वहां तक उसे शेयर करता है। तो पंडित इतना इंस्पायर होता है, इतना इंस्पायर होता है कि भाई तेरे अंदर तो विश्वास भरा हुआ है, तू तो कर्मठ बंदा है, तू तो सेवा से भरा हुआ है। 3 चीज सच हो गई। तू एक काम कर, मेरे लिए मुझे अपने बाग, मेरा आम का बाग है, आम या मुझे उसके लिए ड्राइवर चाहिए था। तू मुझे, मैं काम दूंगा और रहने की जगह भी दूंगा। और बेसिकली मुझे ड्राइवर पे रख लेता। और फिर बाद में वहां पर आराम से सारी ड्राइवरी वगैरह करता है, और वो इतनी मेहनत करता है, इतना कर्म करता है। कर्मठ तो होता ही है, ठीक है ना, विश्वास से भरा भी होता है, सेवा भाव भी होता है उसके अंदर। अब देखो क्या होता है फिर लास्ट में, उससे धीरे धीरे एक से मैनेजर भी बन जाता है वो, लेकिन ड्राइवरी ही कर रहा होता है। और बाद में पता है क्या होता है, एक जगह 100 किलो आम का ऑर्डर आता है। कितने? 100 किलो। क्योंकि एक घर में जाना था जिसमें स्वयंवर था। स्वयंवर समझते हैं, जिसमें स्वयंवर होता है प्रेमपाल जी, स्वयंवर समझते हैं? नहीं। स्वयंवर होता है जहाँ लड़की अपने, लड़के काफी सारे आते हैं, उसमें से पसंद करते हैं मुझे किससे शादी करनी, वो स्वयंवर होता है। स्वयंवर ये कहिए, तो स्वयंवर तो कह रहा हूँ, मुझे लगा स्वयंवर। नहीं नहीं, स्वयंवर यानी कि स्वयं हाँ मतलब वर चुनना। हाँ, वर चुनना, ठीक है ना, स्वयंवर। अब वहां पर जाता है और वहां पर सबसे पहले वो उसी बिजनेसमैन को देखता है। और जैसे ही वो उसी बिजनेसमैन को देखता है, वो पूरा नमस्तक करके पूरा लेट जाता है उसके हाथ में ऐसे करके। वो कहता है कि आप मेरे भाग्य विधाता है, आप मेरे सब कुछ है, आपके द्वारा मैं यहाँ तक पहुंचा, आप ये हैं, आप वो हैं। और हैरानी की बात, वो पता है क्या कहता है बिजनेसमैन, कहता है भाई तू है कौन, पहले तो मैं जानता ही नहीं तुझे, क्योंकि वो तो बेसिकली आगे की तरफ फेस करके बात। फिर वो बताता है आपको याद है उस टाइम पे, इतने दिन पहले, इतने समय पहले आप यहाँ पर आए थे पार्क में अपने अपने सेक्रेटरी के साथ में, आपने एक बात बोली थी, अपनी सफलता का मंत्र बताया था कि एक बंदे के अंदर ये होने चाहिए, विश्वास ऐसा होना चाहिए अपने ऊपर। ये सारी बातें बता रहे हैं। और फिर आपने मरे हुए चूहे की तरफ देखा और कहा अगर कोई चूहा उठा लेगा और उसे लेके निकल जाएगा और उसके अंदर विश्वास है, तो बेसिकली मरे हुए चूहे को भी अपने बोली पर, अपने दाम पर बेच सकता है। वो शुरू से लेकर पंडित जी से लेकर फूलों से रिलेटेड सारी स्टोरी शेयर करता है। कैन यू इमेजिन फिर क्या होता है वहां पर? जो लड़की उसकी होती है, उसकी बेटी, वो कहती है कि जितने सफल बिजनेसमैन है उसे छोड़कर उस लड़के से कहती है मैं पापा इसी से विवाह करना चाहूंगी, क्योंकि ये वाकई में कर्मठ भी है, विश्वास भी भरा हुआ है, सेवा भी है और ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। और वो व्यक्ति से उसकी शादी हो जाती है और बहुत बड़ा एम्पायर उसका मालिक होता है। इसे क्या चीज सीखने को मिलती है? अगर क्या ये चारों गुण हम अपने अंदर डाल लें, तो आपको लगता है हमारे अंदर किसी चीज की कमी रह सकती है? मुझे तो नहीं लगता शायद। अगर एक व्यक्ति विश्वास अपने ऊपर करे, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमारे पास में कोई व्यक्ति हमें छोटी सी बात बोलते हैं मुझे डिस्काउंटिंग चाहिए, तो रियल मायने में हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम डाउन हो जाते हैं, राइट? समटाइम पीपल दे विल चेक योर अकाउंटेबिलिटी, तुम्हारे अंदर वो चेक करेंगे बहुत सारे तुम्हारे विश्वास को डगमगाने के लिए, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दूसरा, सेवा भाव। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम अपने उस क्लाइंट को जब तक जुड़ता नहीं है तब तक हम कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, मल्टीपल टाइम सेल क्लोज करते हैं और बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, लेकिन ये जो भी आपने करे पेमेंट आने तक उसको बोलते हैं मार्केटिंग। लेकिन पेमेंट आने के बाद जो आप कर्मकांड करोगे उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यानी नेटवर्किंग का कहानी पेमेंट के बाद शुरू होगी, उससे पहले आपने मार्केटिंग करी, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे व्यक्ति मैं देखता हूँ ज्वाइन कराने के बाद, सर 1 महीना बीत गया, 2 महीने, 5 महीने, एक कॉल तक नहीं करते सर। इसीलिए
अपने एक एक बंदे को नेम, मोबाइल नंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, सितंबर, दिसंबर, जनवरी में इस बंदे का नाम, मैंने जनवरी में इसको कॉल कर दिया, ठीक है, इसको कॉल कर दिया, ठीक है, इसको टिक कर दो, फरवरी में इसको कॉल किया, कर दिया। इस तरीके से आपको अपने रिलेशंस को मेंटेन करना होगा। अदरवाइज होगा क्या, आप ही के बंदे होंगे, लेकिन होगा ये कि किसी और के साथ इमोशन जुड़ गए, कोई और बंदा उसको उठाकर इवेंट में लेके चला गया, उस वही बीच को किसी और ने माहौल दे दिया, तो वो माहौल होकर वो अंकुरित हो जाएगा, और फिर हम बोलेंगे हमारा बंदा यहाँ से वहां चला गया। सर आपका बंदा था ही कब वो? नहीं नहीं, ये नहीं बोलते हैं, बोला सर उसने हमारा बंदा उठा लिया। हाँ, जीवन में एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर आपने किसी पे समय इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपने उसके साथ, क्या कहते हैं, एक इमोशंस नहीं बिल्ड कर, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर कोई बंदा गया आपने समय देने के बावजूद भी, तो रियल मायने में अगर आप सच्चे हैं, तो कुदरत ने बेसिकली उस सड़े हुए सेब को आपसे अलग किया है, क्योंकि आप सच्चे हैं, और आपको ताजे ताजे फल वो खुद देगा, ठीक है ना। तो यू शुड वर्क ऑन यू। अगर कोई बंदा गया, आप घबराना नहीं, इरिटेट मत होना, क्योंकि वो सड़ा हुआ सेब कहीं भी जाएगा वो सड़ा के ही छोड़ेगा। लेकिन अगर आप सच्चे हैं, तो आपको रियल मायने में कुदरत आपको मीठे मीठे फल देगी, वो कहेगी सड़े फल को इसको हटाना यार, क्योंकि ये बंदा मीठा है, ठीक है ना। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मुझे लगता है शायद मेरे लिए इतना ही समय था, ठीक है, और अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सर, आपने